डियर स्टूडेंट्स, आते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। पहले मैथ का ही सिलेबस को देखते हैं थोड़ा, फिर बारी बारी से सभी चीज़ों को देंगे। पहले मैथ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे, जो क्लास 10th के दूसरे चैप्टर से शुरू है। तो आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझें। पॉलिनोमियल हम लोग कहते हैं बहुपद को, अर्थात शब्द से ही पता चल रहा है जिसमें बहुत सारे पद हों उसे बहुपद कहेंगे। उसका एक आध एग्जाम्पल अगर हम लोग दें तो 2x² प्लस 5x प्लस 6 यह एक बहुपद है। फिर 7x² क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 9 यह भी एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो बहुपद में क्लास 9th में बताया गया कि इसमें पद कितने हैं। यह गिनती करें अगर इसमें तो 1 2 3 पद हैं। इसमें कितने पद हैं तो 1 2 3 4, तो ऐसा कह सकते हैं यह 3 पद वाला बहुपद है, यह 4 पद वाला बहुपद है। उसी तरह से 2 पद वाला भी बहुपद हम लोग लिख सकते हैं, 4u² प्लस 5 यह 2 पद वाला, तो इसको हम लोग त्रिपदी कहे, त्रिपदी बहुपद कहे। इसको हम लोग चतुर्पदी कहेंगे, बहुपद कहेंगे। यह द्विपदी हो गया, 2 पद वाला। लेकिन बहुपद में एक पद होने पर भी वह बहुपद कहलाता है, इसको हम लोग एक पदी कहते हैं। हालांकि शब्द से पता चलता है एक से अधिक टर्म होना चाहिए, लेकिन इसमें एक पद वाले भी पॉलिनोमियल होते हैं, बहुपद होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, दे देगा ये कितने पद का बहुपद है, ये 4u² प्लस 5 कितने पद का बहुपद है। तो इस तरीके से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी है ना, इस तरह से बहुपद को हम लोग देखते हैं और उसके पद को गिन करके हिसाब लगाते हैं। लेकिन कोई भी बहुपद बनाने के लिए हम लोगों को चर और अचर 2 संख्या का जरूरत पड़ता है, एक चर का और एक अचर का। चर हो गया वेरिएबल, चर वह है जिसको हम लोग बदलते हुए देखते हैं, बदलने वाले चीज को हम लोग कहेंगे चर। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं x, y, a, ये सब चर हैं। कहीं पर x का वैल्यू 4 निकल जाता है, कहीं पर x का वैल्यू 10 निकल जाता है, कहीं 1 निकल जाता है। इसलिए ये वेरिएबल्स हैं, चर हैं, बदलने वाले हैं। और अचर मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का हम लोग अर्थ लगाते हैं जो नहीं बदलता है। जैसे कि 4, तो 4 हमेशा 4 ही रहेगा। 4 रुपया अगर लेते हैं तो वह 8 रुपया नहीं बन सकता है। एक 500 का अगर नोट लेते हैं तो वह 1000 नहीं बन सकता है। तो यह निश्चित जो संख्या या अंक हैं वह हम लोग इसको कहेंगे कांस्टेंट टर्म, और जो बदलने वाला है उसको कहेंगे वेरिएबल। तो चर और अचर
आपस में मिलकर एक पद बनाता है। अकेले चर का और अकेले अचर का भी पद संभव है। यदि हम लोग लिखते हैं x+4 तो यह चर और यह अचर मिल करके एक द्विपदी पोलिनोमियल बहुपद बनाया। तो इस तरीके से चर और अचर से मिलकर बहुपद का निर्माण होता है। और अगर एक हम लोग लें सिर्फ 4 तो इसमें अचर x पर पावर 0 छिपा हुआ कह सकते हैं, y पर पावर 0 छिपा हुआ कह सकते हैं। इस तरीके से पोलिनोमियल को समझने के लिए हम लोग चर अचर देखें, फिर पदों की संख्या को देखें। अब आते हैं बहुपद में x+y+2, इसमें x भी है और y भी है, तो इसको कहेंगे दो चर वाले बहुपद। जिसमें एक ही चर होगा उसको एक चर बहुपद कहेंगे। जैसे x+2 एक चर वाला बहुपद। फिर इसी में अगर x² कर दें 2 कर दें तो यह भी एक ही चर है इसमें, लेकिन पावर 2 है इसमें, यह भी एक चर वाला ही कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद। तो इस तरीके से बहुपद एक चर वाला, दो चर वाला, तीन चर वाला इस तरह से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसमें तीन चर हैं तो ये तीन चर वाला बहुपद है। तो इस तरीके से हम लोग देखें, दो चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद। यह भी क्वेश्चन में रहता है कि इसमें कितने पद हैं और कितने चर वाला बहुपद है। तो इस तरह से छोटी छोटी बात को हम लोग क्लियर करेंगे। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। जिसमें दो चर है लेकिन पावर एक है, जिसमें पावर एक है होगा, वैसे दो चर वाले या एक चर वाले बहुपद को हम लोग रेखीय बहुपद कहेंगे। और जब इससे हम लोग ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे तो इससे एक सरल रेखा प्राप्त होगा, एक सीधी लाइन उत्पन्न होगी, उसको हम लोग रेखीय बहुपद या समीकरण, इसको समीकरण बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब इससे सरल रेखा प्राप्त होगा तो उसको हम लोग रेखीय बहुपद या रेखीय समीकरण कहेंगे। तो जिस पर पावर एक हो, पावर एक को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, दिखाया नहीं जाता है, इसलिए x+y+5 सीधे हम लोग लिखते हैं। अब थोड़ा सा मैं बहुपद और समीकरण पर थोड़ा चर्चा कर दूं, इसका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जिस भी
बहुपद में ये x प्लस वाई प्लस 5 बराबर टर्म नहीं जुड़ा हुआ हो, बराबर नहीं आया हुआ हो, वह बहुपद होगा। यह अब तक इस तरह से लिखने पर यह बहुपद है। लेकिन जब इसमें हम लोग x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 लिख दें तो यह एक समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण और बहुपद में यह मेन फर्क है कि बहुपद से किसी भी x या y या z किसी भी चर का हल करना संभव नहीं है। लेकिन जब उसको समीकरण बना देते हैं तो समीकरण बनाने पर उसका हल करना आसान हो जाता है, या यूं कहा जाए कि समीकरण बनने पर ही उसका हल होता है। अब हम लोग x प्लस वाई बराबर 5 ले लें, -5 ले लें, चाहे x प्लस वाई बराबर 4 ले लें, ये बराबर टर्म आ जाने पर ये इधर आने से 0 हो जाएगा, नहीं आएगा तो उधर अंक हो जाएगा। तो बराबर होने से ही वह समीकरण कहलाएगा और बराबर नहीं होने पर वह बहुपद कहलाएगा। बात क्लियर हो जानी चाहिए। और जब भी किसी बहुपद का हल निकालने की कोशिश करेंगे तो उसको पहले समीकरण में लाना होगा, तब फिर वह हल होगा। तो यह हम लोग रेखीय समीकरण की चर्चा कर रहे थे। रेखीय समीकरण का हल हम लोग अगले चैप्टर में निकालेंगे, एक्सरसाइज 3 में। अभी इस चैप्टर में हम लोग द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद पर चर्चा करने जा रहे हैं। आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक शब्द से अर्थ है द्विघात। घात माने पावर। जिस भी पोलिनोमियल में चर पर पावर 2 होगा उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 यह सबसे बड़ा पावर 2 है। y स्क्वायर प्लस सिर्फ 5 भी होने से यह द्विघात समीकरण हो जाएगा, या z स्क्वायर प्लस 4z भी होने से यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। याद रखना है, जब भी कोई द्विघात समीकरण हम लोग लेते हैं हल करने के लिए तो चर एक ही लेते हैं। x x y y है तो y z z एक ही चर वाला समीकरण लेते हैं और पावर बड़ा पावर 2 होना चाहिए, उससे छोटा जो हो जाए। छोटा वाला 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर पर पावर अधिकतम पावर 2 हो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। क्लास 9th में द्विघात बहुपद से बहुत सारा गुणनखंड वगैरह बनाया गया, या 9th में द्विघात बहुपद पर बहुत सारा गुणनखंड दिया हुआ है। लेकिन 10th में यहाँ द्विघात समीकरण को हल कर वैल्यू निकालना है। अब कोई इक्वेशन समीकरण अगर हम लोग लें, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसका अगर हम लोग हल निकालना चाहें तो याद रखना है किसी भी इक्वेशन का हल पावर जितना रहेगा उसी के अनुसार होगा। अगर हम लोग लेते हैं x स्क्वायर माइनस 13 तो कितना हल होगा, तो पावर को देखेंगे। अगर पावर 2 है, पावर 2 है
तो हल भी दो दो निकलेगा, दो तरह का निकलेगा, और उसको हम लोग x का दो मान कहेंगे, जो कि चाहे जो भी निकल जाए। जैसे इसको अगर हल करेंगे तो इसका मान हम लोग 2 निकालेंगे, √13 प्लस में और √13 माइनस में। तो इस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण का आंसर 2 होगा, अल्फा और बीटा। और अगर यह रेखीय समीकरण होता पावर 1 रहने से 1 आंसर आएगा, पावर 3 रहने से 3 आंसर आएगा, पावर 4 रहने से उसका 4 आंसर आएगा। इसलिए इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। अगर डायरेक्ट अगर पूछ दे त्रिघात समीकरण का कितना आंसर होगा तो 3 होगा, द्विघात समीकरण में कितने आंसर होंगे, 2 होंगे, रेखीय समीकरण के कितने आंसर होंगे, तो सिंगल एक, अगर 2 चर है तो अनेक हल भी हो सकते हैं। तो हम लोग द्विघात बहुपद देखे। अब द्विघात बहुपद को समझने के लिए और कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। x² 4 √x + 5, क्या यह द्विघात बहुपद है? क्वेश्चन रहता है बोर्ड में 1 या 2, अवश्य द्विघात समीकरण को या बहुपद को पहचाने। तो क्या x² + 4x⁻⁻1 + 5 द्विघात बहुपद है? क्या 4x² + 3x + 2 द्विघात बहुपद है? क्या 4x² + x⁻⁻2 या x⁻⁻1/2 + 2 द्विघात बहुपद है? क्या 3x² + x⁻1/2 + 3 द्विघात बहुपद है? तो इन सारे बहुपद में ये सभी बहुपद ही नहीं है। द्विघात बहुपद की बात तो छोड़ें, बहुपद होने के लिए शर्त है, बहुपद का शर्त है कोई भी गणित जो बना है उसके साथ कंडीशन है। नंबर 1, चर पर रूट नहीं होगा, अर्थात चर पर रूट नहीं होगा। अचर पर हो सकता है, लेकिन चर पर रूट अगर होता है तो वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। 2 में अगर आए तो चर पर पावर नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। चर पर अगर नेगेटिव पावर दे देते हैं जिस तरह से यहां दिया गया, तो वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। फिर चर को बटे में नहीं होना चाहिए, चर को हर के रूप में नहीं होना चाहिए। हर के रूप में अगर आता है तो वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। यह नीचे आ गया, बटे में आ गया। अगर बटे में x होता है या y होता है तो वह द्विघात बहुपद
नहीं होगा। फिर चलते हैं चर पर पावर यदि भिन्न में हो, भिन्न को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, भिन्न में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। हम जैसे कि 4x² प्लस x पर पावर 1/2 3/2 जो भी रहे, इस तरह से रहने से वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो परीक्षा में आसानी से समझने के लिए यह बातों को अगर याद रखें तो द्विघात समीकरण का जो ऑब्जेक्टिव है, कौन सा द्विघात समीकरण है, कभी भूल नहीं होगा। आप आराम से उसे पहचान सकते हैं और फटाफट सही आंसर दे सकते हैं। ये इन बातों को अगर याद रखें तो बहुत ही आसानी से द्विघात बहुपद को पहचाना जा सकता है। आते हैं अब द्विघात समीकरण की ओर। पोलिनोमियल हम लोग समझ गए, जिसमें 0 नहीं हो या बराबर नहीं हो वो पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बराबर 0 होना जरूरी है या बराबर समथिंग होना जरूरी है। तो आते हैं किताब के ही हम लोग 2.1 में 10th क्लास के किताब में ग्राफ बनाकर दिया है कि वह उसका शून्यक कितना होगा। शून्यक मीन्स वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x का मान, x के मान को हम लोग शून्यक भी कहते हैं, या उस इक्वेशन में जो भी चर है उसके मान को हम लोग शून्यक कहेंगे। इसको एक नाम और मूल, रूट से भी लिखते हैं। रूट को भी हम लोग वैल्यू ऑफ x ही कहते हैं या वैल्यू ऑफ y कहते हैं, वैल्यू ऑफ z कहते हैं। मीन्स जो भी वेरिएबल है वहां उसके वैल्यू को हम लोग शून्यक या मूल भी कहते हैं। इसलिए अगर शून्यक मांग रहा है इट मीन्स वैल्यू ऑफ x मांग रहा है। तो 2.1 जो पहला चैप्टर है ग्राफ का, उसमें कुछ ग्राफ बना हुआ है, कहता है शून्यक की संख्या बताएं। तो सपोज करें यह इस तरह से बना हुआ, तो x एक्सिस को यह जितनी जगह काटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़े लाइन को x एक्सिस कहते हैं और खड़े लाइन को y एक्सिस कहते हैं। तो पड़े लाइन को जितनी जगह वह काटता है वह उसके शून्यक की संख्या होगी। यह एक जगह यहाँ काटा, एक जगह यहाँ काटा, इसलिए इसका शून्यक होगा 2। बहुत इजी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर y एक्सिस को काटता है तो उसकी गिनती नहीं होगी। यह ऐसा अगर कहें तो यह y को भी काटा लेकिन इसका शून्यक यही दोनों होगा 1 2। यह इससे कोई लेना देना शून्यक को नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि शून्यक ग्राफ में x एक्सिस को जितनी जगह काटेगा वह शून्यक कहलाएगा। तो क्लास 10th के बुक का 1-2 हिसाब मैं क्लियर कर देता हूं। जैसा कि 2.1 में पहला क्वेश्चन है इस तरह का, 1 नंबर, ये y एक्सिस को काटा हुआ है।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसमें शून्य क्या होगा, तो शून्य होगा इसका 0। इसमें एक्स एक्सिस को एक भी जगह नहीं काटा, इसलिए वाई एक्सिस को काटा है, इसलिए इसका शून्य, इसका 0 शून्य होगा, एक भी नहीं होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, उसको आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो यह क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, ये ग्राफ ऐसे बना है और फिर ये इधर से ऐसे लाकर ऐसे छोड़ा गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह काट रहा है, इसलिए इसका शून्य 1 होगा। फिर तीसरे हिसाब में चलें अगर, तो यह कुछ इस तरह से, यह ऐसे आया, ऐसे जाके ऐसे आया। तो यह ग्राफ यहाँ एक्स एक्सिस को 1 2 3 जगह काट रहा है, इसलिए इसका शून्य 3 होगा। शून्य बराबर 3। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, सिर्फ समझने का जरा सा फर्क है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। गणित समझने की चीज है, समझ जाए तो झट झट बनेगा, नहीं समझे तो फिर वही पहाड़ लगने लगेगा, मुसीबत का खान हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर देखें चौथे नंबर में, तो उसमें शून्य की संख्या 2 होगी, आप बता सकते हैं फट से, और उसमें कोई परेशानी की बात भी नहीं है। कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो इस तरह से दिया हुआ है, तो यह मुड़ कर 2 जगह काट रहा है, इसलिए शून्य हो गया 2। फिर ये 4 नंबर था। 5 में चले अगर, तो कुछ इस तरह का है, इस तरह से है। तो यहाँ पर शून्य एक्स एक्सिस को यह 1 जगह 2 जगह 3 जगह और 4 जगह काट रहा है, इसलिए शून्य हो जाएगा 4। और फिर आप अपने से भी देख सकते हैं, 5वें में शून्य 3 है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना होंगे क्योंकि वहां लाइन मुड़ा नहीं है बल्कि सट के गया हुआ है। कंफ्यूजन की बात आ सकती है इसमें। 5 नंबर में यह ऐसे है, तो यह यहां पर इस तरह से कटा हुआ नहीं है, यह कटा हुआ नहीं है, यह पॉइंट 1 है, यह पॉइंट 2 है और यह पॉइंट 3 है, इसलिए इसमें शून्य 3 होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ में इजी वे में देख सकते हैं कि यह 5 में 6ठा नंबर, ये इजी वे में देख सकते हैं कि शून्य को कैसे निकालें। अब कैसा भी ग्राफ आपको दे दे, उम्मीद है आप आसानी से शून्य को निकाल पाएंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है हम लोग जाने, द्विघात समीकरण क्या है वह जाने, और फिर द्विघात समीकरण का आंसर 2 होगा अर्थात शून्य 2 होगा। और फिर ग्राफ में हम लोग शून्य निकालने के लिए समझ गए। अगले दिन मैं 2.2 के हिसाब को दूंगा और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनाने दूंगा, जो कि मैं उसको
किसी भी विधि से जांच करने का प्रयास करूंगा। आप सभी इससे लाभ उठाएं और पढ़ने का चेष्टा करें। दुनिया में मेहनत करने से ही फल मिलेगा, बकवासी करने से फल नहीं मिलेगा। मोबाइल भी अगर देखना है, चलाना है, तो उसमें पढ़ करके सीखने के लिए, न कि सिर्फ गेम खेलने के लिए। मेहनत जो करेगा फल मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसे फल नहीं मिलेगा। ये सर्व सिद्धांत है। आज यहीं तक, फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ आता हूँ।